नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। देखिए, इस चैप्टर का नाम कुछ बुक में अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर भी दिया गया है। देखिए, इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखने वाले हैं अशोका के बारे में। आखिर अशोका था कौन, वो किस डायनेस्टी से थे, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने धम्मा की जो पॉलिसी है इसको अडॉप्ट किया और इसको स्प्रेड किया अपने पूरे अंपायर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल यहाँ पर स्टोरी के साथ शुरुआत की गई। देखिए, जो रोशन है, आज उसका बर्थडे है और उसके ग्रैंडफादर ने उसको कुछ पैसे दिए हैं और उन पैसों से ये क्या खरीदना चाहते हैं, एक सीडी खरीदना चाहती है। उसके जो नोट है वो काफी करारे हैं, बहुत ज्यादा क्रिस्प है, वो जो नोट है वो बहुत ज्यादा कड़क है। और वो देखती है इस नोट के राइट साइड में गांधी जी की फोटो बनी हुई है। ठीक है, राइट साइड में गांधी जी की स्माइलिंग फोटो बनी हुई है जिसमें गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड में कुछ लाइंस है, टाइनी सेट ऑफ लाइंस ऑन द लेफ्ट। ठीक है, लाइंस की फोटो बनी हुई है लेफ्ट साइड पे। अब वो जानना चाहती हैं कि ये लाइंस की जो फोटोज हैं ये क्यों बनी है, इसका क्या उद्देश्य है कि इनको नोट पे प्रिंट किया गया है। ठीक है, देखिए बेसिकली इस तरीके के कुछ लाइंस आपने नोट पर देखे होंगे। ठीक है, द लाइंस दैट वी सी ऑन अवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। देखिए, जिन लायंस को हम अपने नोट्स और कॉइन्स पर देखते हैं ना, इनका जो इतिहास है, इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा पुरानी है। ठीक है, दे वर कार्व्ड इन द स्टोन। सबसे पहले इनको क्या किया गया, एक स्टोन के ऊपर कार्व किया गया, उसके बाद प्लेस किया गया एक मैसिव स्टोन पिलर के ऊपर। ठीक है, कहां पर रखा गया है इस पिलर को, इस पिलर को रखा गया है सारनाथ में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था सारनाथ कहां पर है और इस सारनाथ की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, नाउ अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू द हिस्ट्री। देखिए, अशोका जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शन वर इंस्क्रिप्ट ऑन द पिलर्स। देखिए, उसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही इन इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्रिप्ट किया गया पिलर्स के ऊपर। ठीक है, एज वेल एज ऑन द रॉक सरफेस। इसके अलावा रॉकी जो सरफेसेस हैं इन पर भी इसके जो इंस्क्रिप्शंस है इनको उकेरा गया। ठीक है, बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई दिस किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। देखिए, जिससे पहले हम इनके बारे में जाने कि इंस्क्रिप्शन के ऊपर अशोका के द्वारा क्या लिखवाया गया है, हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस किंगडम को हम अंपायर क्यों कह रहे हैं। ठीक है, द अंपायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंड बाय हिज ग्रैंडफादर। देखिए, जिस अंपायर को अशोका के द्वारा रूल्ड किया जा रहा था, इसकी जो शुरुआत है, इसको जो फाउंड किया गया वो इसके दादा थे। ठीक है, अशोका के जो दादा हैं, जो उसके ग्रैंडफादर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इनके द्वारा इस अंपायर को सबसे पहले फाउंड किया गया, मतलब बिल्ड किया गया। ठीक है, कितने साल पहले, आज से 2300 साल पहले। ठीक है, चंद्रगुप्त was supported by wise men named as चाणक्य और कौटिल्य। देखिए, चंद्रगुप्त की मदद किसने की इस स्टेट को, इस एम्पायर को फाउंड करने में, चाणक्य ने, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कौटिल्य भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, मेनी ऑफ द चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। देखिए, जो चाणक्य के आइडियाज है ना, ये कौन सी बुक में लिखे गए हैं, ये अर्थशास्त्र नाम की एक बुक में, अर्थशास्त्र नाम की जो बुक है उसमें चंद्रगुप्त के जो आइडियाज हैं, बेसिकली चाणक्य के जो आइडियाज हैं वो लिखे गए हैं। ठीक है, ना अब हम समझते हैं डायनेस्टी का मतलब। ठीक है, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली become ruler one after another, the family is often called dynasty। देखिए, जब एक ही फैमिली के लोग बार बार रूलर बनते जाते हैं, सपोज कीजिए सबसे पहले चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं ये रूलर बने, इसके बाद इनके बेटे बिंदुसार रूलर बनेंगे और फिर इनके बेटे अशोक रूलर बनेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायनेस्टी बोलेंगे। ठीक है, द मौर्यस वर अ डायनेस्टी विद थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स। देखिए, मौर्य डायनेस्टी में तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद है बिंदुसारा और बिंदुसारा के बेटे अशोका। ठीक है, नाउ देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। देखिए, अशोका के अंपायर में, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया, इस अंपायर में बहुत सारे जो इस पूरे अंपायर के अंदर बहुत सारी सिटीज थी। ठीक है, नाउ इन सिटीज को यहाँ देखिए ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, नाउ These include the capital of पाटलिपुत्रा, तक्षशिला एंड उज्जैन। ठीक है, ये जो सिटीज थी, इनकी जो कैपिटल थी वो कहां कहां पर थी, बेसिकली तक्षशिला में थी, पाटलिपुत्रा में थी और उज्जैन, इन सिटीज की क्या थी, कैपिटल थी। ठीक है, तक्षशिला वाज द गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट। देखिए, जो तक्षशिला था ये गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जाने का गेटवे क्या है, तक्षशिला है। ठीक है, इसके अलावा क्या बताया गया है यहाँ पर, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सेंट्रल एशिया भी जाना है तो आपको कहां से होकर जाना पड़ता था, तक्षशिला से होकर आपको जाना पड़ता था। ठीक है, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट ऑफ नॉर्थ टू साउथ इंडिया। देखिए, अगर आपको साउथ इंडिया से
नॉर्थ इंडिया जाना है या नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाना है, तो इसके बीच में पड़ता था उज्जैन। ठीक है, नाउ मर्चेंट्स ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीस सिटीज। देखिए जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे और क्राफ्ट पर्संस होते हैं, बेसिकली वो इन्हीं बड़ी बड़ी सिटीज में रहा करते थे। ठीक है, इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स। इसके अलावा जो और जो इलाके थे वहां पर कौन रहते थे, फार्मर्स रहते थे, हर्डर्स रहते थे। ठीक है, इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट where people gathered forest produce and hunted animals for the food। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन रहा करते थे, हंटर और गैदरर्स रहा करते थे, और ये क्या क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को गैदर किया करते थे। इसके अलावा एनिमल्स को हंट किया करते थे, यानी जानवरों को मारकर अपना भरण और पोषण किया करते थे। ठीक है, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। देखिए इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नाउ दे प्रॉब्ली ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा एम्पायर है तो अलग अलग जगह पर रहने वाले जो लोग हैं अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली उनके जो फूड हैबिट्स हैं वो भी अलग अलग होंगे, और वो जो कपड़े पहनेंगे वो भी उनके क्लाइमेट के हिसाब से ही पहनेंगे। बेसिकली हिमालयन रीजन में रहने वाले लोग जो हैं वो गर्म कपड़े पहनेंगे, और साउथ इंडिया के रीजन में रहने वाले जो लोग हैं बेसिकली वो क्या पहनेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे, सॉरी ठंडे, मतलब एक तरीके से वो कपड़े पहनेंगे जिनमें गर्मी ना लगती हो। ठीक है, नाउ हाउ अंपायर्स डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम। देखिए एक अंपायर जो होता है वो किंगडम से अलग किस प्रकार से होता है। ठीक है, हमने क्या बात की, यहाँ पर हमने बात की अशोका के अंपायर की, हमने ये नहीं कहा अशोका का किंगडम, हमने बात की अशोका के अंपायर की। तो एक अंपायर जो होता है वो किंगडम से किस प्रकार से अलग होता है, हम ये देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, एम्परर्स नीड्स मोर रिसोर्सेज देन किंग। देखिए एक जो अंपायर का जो एम्परर है उसको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए एज कंपैरिजन टू अ किंग। ठीक है, जो किंगडम का किंग है उससे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एक अंपायर को। ठीक है, बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन द किंगडम। बिकॉज क्या होता है, अंपायर जो होते हैं वो बड़े होते हैं किंगडम से। एक अंपायर के अंदर कुछ छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। और जो अंपायर होते हैं इनकी जो आर्मीज होती हैं ये बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। बड़ी क्यों होती है, क्योंकि इतना बड़ा अंपायर है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए जो आर्मी है वो भी ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, सो ऑल्सो दे नीड लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। इसलिए क्या होता है, अंपायर के अंदर बहुत सारे ऑफिशियल्स भी होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। इसके कंपैरिजन में एक किंग के अंदर जो किंगडम होता है, जो किंगडम जिस किंगडम में किंग रहता है उसके अंदर कम ऑफिशियल्स होते हैं, बिकॉज टैक्स जो कलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो छोटी होती है, और अंपायर के अंदर जो टैक्स कलेक्शन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है ना, रूलिंग द अंपायर। ठीक है, एज द अंपायर वाज सो लार्ज। देखिए हमने आपको मैंने आपको मैप में दिखाया कि अंपायर बहुत बड़ा था। ठीक है, अंपायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वो रूल डिफरेंटली। देखिए जो डिफरेंट पार्ट्स है उनको डिफरेंट तरीके से रूल किया जाता है। ठीक है, द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर। देखिए जो पाटलिपुत्रा का एरिया है, बेसिकली जो मॉडर्न डे पटना है जिसे हम पटना कहते हैं, इसके आसपास का जो इलाका है इसको डायरेक्टली रूल करता था अंपायर का जो एम्परर है, वो डायरेक्टली इसे रूल करता था। बेसिकली पाटलिपुत्र का जो इलाका है इसको डायरेक्टली रूल करता था। ठीक है, दिस मीन दैट ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, ऑफिशियल को अपॉइंट किया गया था ताकि वो टैक्स कलेक्ट करे फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से। ठीक है, हु लिव्ड इन द विलेजेस एंड टाउन। और ये लोग कहां पर रहते थे, विलेजेस और टाउन्स में ये लोग रहते थे। ठीक है, ऑफिशियल्स आल्सो पनिश दोज हु डिसओबे द रूलर्स ऑर्डर। देखिए उन ऑफिशियल्स को पनिश भी किया जाता था राजा के द्वारा, जो राजा की बातें नहीं माना करते थे, जो राजा के जो डिसीजंस हैं, जो राजा के जो ऑर्डर्स हैं उनको डिसओबे किया करते थे। ठीक है, मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वो गिवन सैलरीज। इन ऑफिशियल्स को क्या दी जाती थी, सैलरीज दिया जाती थी। ठीक है, मैसेजर वेंट टू एंड फ्रो। ठीक है, मैसेंजर्स भी हुआ करते थे जो राजा का मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे, किसी और का मैसेज राजा तक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। इसके अलावा स्पाइस भी होते थे जो ऑफिशियल्स के ऊपर नजर बना के रखते थे, कहीं ये लोग जो ऑफिशियल्स हैं गलत काम ना करें, कहीं किंग के अगेंस्ट गलत काम ना करें, इसलिए स्पाइस को भी, स्पाइस होते थे इनको भी रखा जाता था, स्पाई होते थे इनको भी रखा जाता था। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज ऑल। देखिए जो एम्परर होता है इन सभी को क्या करता था, सुपरवाइज करता है इनके ऊपर। एम्परर होता था इन सभी के कार्य को, जो एम्पायर होता था, जो एम्परर होता था वो देखता रहता था। ठीक है, एंड हेल्प of the members of the royal family, with the help of the members of the royal family and the senior minister। और राजा की इस काम में मदद कौन करते थे, जो रॉयल फैमिली के मेंबर होते थे। रॉयल फैमिली के मेंबर मतलब राजा के बेटे, राजा की पत्नियां, राजा की बेटियां,
ठीक है, ये सारे राजा की मदद किया करते थे। इसके अलावा जो सीनियर मिनिस्टर होते थे कि अंपायर के अंदर, वो सब इन सारे लोगों को सुपरवाइज किया करते थे। ठीक है, देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस। देखिए इतना बड़ा राज्य है तो उसके अंदर सिर्फ एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडी है वही नहीं होगी, इसके अलावा प्रोविंसेस भी होंगे। ठीक है, तो अंपायर के अंदर प्रोविंसेस भी थे। ठीक है, ईच ऑफ दीज was ruled from the provincial capital। देखिए प्रोविंस जो था प्रोविंशियल कैपिटल से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। ठीक है, जैसे तक्षशिला और उज्जैन के अंदर, तक्षशिला और उज्जैन। ठीक है, ऑल थ्रू देयर वर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द पाटलिपुत्र। देखिए प्रोविंसेस के अंदर प्रोविंस की अपनी गवर्नमेंट तो होती थी, इसके अलावा सेंट्रल का भी कुछ कंट्रोल होता था। ठीक है, एंड द रॉयल प्रिंसेस वर ऑफ्टन सेंट एज अ गवर्नर। देखिए और रॉयल प्रिंसेस को इन प्रोविंसेस के अंदर, जो रॉयल प्रिंस होते थे इनको इन प्रोविंसेस के अंदर क्या बनाकर भेजा जाता था, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, ताकि ये क्या कर सके, वहां की जो कार्य प्रणाली है, वहां पर जो होने वाले कार्य हैं, वहां पर होने वाला जो वर्क है उसको सुपरवाइज कर सके, कहीं देख सके, कहीं ये लोग बगावत ना कर दें राजा के खिलाफ। ठीक है, और जो लोकल कस्टम थे और जो रूल्स थे बेसिकली उनको भी यहाँ पर इस प्रोविंसेस के अंदर फॉलो किया जाता है। बेसिकली जो उनके अपने ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं उनको भी यहाँ पर फॉलो किया जाता था। ठीक है, बिसाइड देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। ठीक है, हियर मौर्यस ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स। देखिए जो मौर्यस थे, ये अंपायर के जो ऑफिशियल ये ट्राई करते थे कि किसी तरीके से रोड्स को और रिवर्स को भी कंट्रोल किया जाए। ठीक है, विच वाज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो रोड और रिवर्स होती थी किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंड कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर एबल एज टैक्स एंड द ट्रिब्यूट। ट्राई क्या करते थे कि रोड और जो रिवर ट्रांसपोर्ट है इसको कंट्रोल किया जाए, ताकि यहाँ से क्या गैदर किया जाए, ट्रिब्यूट और टैक्स को यहाँ से कलेक्ट किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कि अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया है, टेल्स अस दैट नॉर्थ वेस्ट वाज द इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लैंकेट। क्या है, अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है ये ब्लैंकेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब यहाँ से ब्लैंकेट्स आया करते थे। ठीक है, एंड साउथ इंडिया किस लिए फेमस था, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट these resources were collect as a tribute। ऐसा पॉसिबल है कि इन रिसोर्सेज को एज ए ट्रिब्यूट कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, अब देखिए ट्रिब्यूट के अंदर और टैक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अनलाइक टैक्सेस which were collected as a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from the people who gave a variety of things more or less willingly। देखिए देखिए जो टैक्स होता था ना इसको रेगुलर बेसिस पर लिया जाता था, जबकि जो ये ट्रिब्यूट होता था इसको रेगुलर बेसिस पर नहीं लिया जाता, कभी भी अचानक से ले लिया गया किसी से, या कोई अपनी मर्जी से राजा को, अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी ना होने के बाद भी कई बार ये राजा को दे दिया जाता था। ठीक है, तो मतलब टैक्स की तरह ये रेगुलर बेसिस पर नहीं दिया जाता। ठीक है ना, इसके अंदर जैसे ट्रिब्यूट के अंदर आप कुछ भी दे सकते थे राजा को एज अ गिफ्ट, आप कुछ भी ट्रिब्यूट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन टैक्स के अंदर आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी ही देना होता था। ठीक है, नाउ देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्ट्री रीजन। देखिए अंपायर इतना बड़ा है, अंपायर के अंदर इसके अलावा बहुत बड़ा फॉरेस्ट्री रीजन भी था। ठीक है, जो लोग जंगल में रहते थे, ठीक है, पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। देखिए जंगल में रहने वाले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली रहते थे। ठीक है, बट मे हैव बीन एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड एलिफेंट। लेकिन इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये राजा को, ये अंपायर को क्या डोनेट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे राजा को एलिफेंट, ताकि क्या हो सके, बेसिकली राजा जो है जंग में लड़ सके। इसलिए राजा को ये जो जंगल में रहने वाले लोग थे ये एलिफेंट्स दिया करते थे। इसके अलावा राजा को किस तरीके से मदद किया करते थे, टिम्बर प्रोवाइड किया करते थे, हनी प्रोवाइड किया करते थे, वैक्स प्रोवाइड किया करते थे टू मौर्यन ऑफिशियल्स। ठीक है, नाउ अब देखिए यहां पर एक चीज दिया गया है, द एम्परर एंड द कैपिटल सी। ठीक है, ठीक सिटीज। ठीक है, नाउ मैगस्थनीज वाज द एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए मैगस्थनीज जो था वो एक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, ये कहां से आया था, by the Greek ruler of West Asia named as Seleucus Nicator। देखिए Seleucus Nicator जो ग्रीस का रूलर था बेसिकली, इसने मैगस्थनीज को एम्बेसडर बनाकर भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ठीक है, मैगस्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। देखिए मैगस्थनीज ने क्या देखा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसने क्या देखा वो बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ठीक है, एन अकाउंट व्हाट ही सॉ। ठीक है, नाउ देखिए here is a part of his description। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर सुनिए। देखिए on the occasion on which emperor appears in the public are celebration with the grand royal provision। देखिए जब भी राजा बाहर आता था, जब भी राजा प्रजा से मुखातिब होता था
क्या होता था, तब एक बहुत बड़ा रॉयल जो होता था प्रोसेशन होता था, मतलब एक बहुत बड़े त्योहार की तरह उसको मनाया जाता था, ठीक है। नाउ ही इज कैरिड इन द गोल्डन पैलिनम, ठीक है। राजा एक बहुत बड़ी सोने की जो पालकी टाइप की होती थी, ठीक है, इसके अंदर आता था बाहर, उसके जो गार्ड्स होते थे उसके चारों तरफ होते थे, और गार्ड्स एलिफेंट्स के ऊपर होते थे, और जो एलिफेंट्स होते थे ये सोने से लदे हुए होते थे, गोल्ड और सिल्वर से लदे हुए थे, मतलब इनको सोने और सिल्वर से, गोल्ड और सिल्वर से सजाया जाता था, और उसके ऊपर इसके जो राजा के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो राजा की रक्षा करते थे। इसके अलावा राजा के साथ में कुछ विमेन ऑफिसर्स भी होती थी, ठीक है, फीमेल ऑफिसर्स भी होती थी, ताकि राजा के ऊपर कोई अटैक ना कर सके, ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स, देखिए कुछ जो गार्ड्स होते थे राजा के साथ वो लाइव ट्रीज को भी कैरी किया करता है, जिनके अंदर लाइव बर्ड्स होती थी, इंक्लूड द फ्लोक ऑफ ट्रेन पैरट्स, ठीक है, इनके अंदर ट्रेन पैरट्स होते थे, सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्पायर, ये राजा के चारों ओर, सर के चारों ओर ये जो पैरट्स होते थे बेसिकली ये घूमते रहते थे, ठीक है। नाउ किंग के अराउंड मैंने आपको बताया कि आर्म्ड वुमेन्स होती थी, ठीक है। ही इज अफ्रेड, देखिए आर्म्ड वुमेन होने का रीजन ये था कि राजा को डर होता था कहीं कोई राजा को मार ना दे, ठीक है। नाउ ही हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड, देखिए राजा का जो खाना होता था उसको टेस्ट करने के लिए राजा के पास कुछ स्पेशल सर्वेंट होते थे। सबसे पहले क्या होता था कि जैसे राजा को खाना दे दिया गया, रात का खाना राजा को दिया गया, रात का खाना सबसे पहले जो सर्वेंट है ये टेस्ट करेगा, और उसके बाद राजा इस खाने को टेस्ट करेगा। कहीं अगर इस खाने में कुछ अलग, जैसे जहर, सपोज जहर हो, तो सबसे पहले वो सर्वेंट मरे, ताकि राजा को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। इसके अलावा जो राजा होता था, मैगस्थनीज बताता है, देखिए मैगस्थनीज जो अपने अकाउंट में बता रहा है वो क्या क्या बता रहा है, मैगस्थनीज बता रहा है कि राजा जो है अपने कमरे में 2 दिन तक लगातार एक ही कमरे में नहीं सोता, राजा क्या करता रहता था, अपने सोने की जो जगह थी उसको बार बार क्या करता रहता था, चेंज करता रहता था, ठीक है। अब वो पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताता है, मॉडर्न डे पटना के बारे में, जो कैपिटल सिटी है उसके बारे में क्या बता रहा है मैगस्थनीज, वो बताता है कि दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत बड़ा शहर है और बहुत खूबसूरत शहर है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय मैसिव वॉल, इसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है, जिस दीवार में 570 टावर्स हैं और 64 गेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा पाटलिपुत्रा के अंदर जो घर है या तो वो 2 स्टोरी है या 3 स्टोरी है, ठीक, और ये किससे बने हुए हैं, वुड और मड ब्रिक के बने हैं। और जो किंग का पैलेस है ये किसका बना हुआ, वुड का बना हुआ है एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। इसके अलावा जो पत्थर पर की गई जो निकाशी है वो भी राजा के पैलेस में जकड़ी हुई है, ठीक है। इट इज सराउंडेड विद द गार्डन्स एंड इनक्लोज फॉर द कीपिंग बर्ड। इसके अलावा राजा के पैलेस के अंदर एक गार्डन है जिसके अंदर बहुत सारी जो चिड़ियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। नाउ अशोका अ यूनिक रूलर, अब देखिए अशोका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका, देखिए मौर्यन डायनेस्टी का जो सबसे फेमस रूलर है वो है अशोका। ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू मेक हिज मैसेज हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, इसने सबसे पहले ये ट्राई किया कि ये अपने जो मैसेज है ये इंस्क्रिप्शन के थ्रू लोगों तक पहुंचे, मतलब इसका जो भी ऑर्डर है ये इंस्क्रिप्शन के थ्रू लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये क्या कर सके, कन्वर्सेशन कर सके अपनी प्रजा के साथ डायरेक्टली। देखिए अगर ये कोई मैसेज देता था और अपनी अपनी प्रजा तक इसको पहुंचाना होता तो ये क्या करता, इंस्क्रिप्शन के ऊपर उस मैसेज को उकरवा देता था, और उसके बाद इसकी जो प्रजा है उस मैसेज को डायरेक्टली पढ़ सकते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत, देखिए अशोका के जो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन है ना ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। नाउ वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और प्राकृत लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है, प्राकृत लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी, तो ये किस में लिखे गए हैं, प्राकृत लैंग्वेज में, और उनकी जो स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। नाउ अशोकाज वॉर इन कलिंगा, अब हम पढ़ेंगे कि अशोक की जो वॉर हुई कलिंगा में उसमें क्या हुआ, ठीक है। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, देखिए कलिंगा किसे कहा जाता है, कोस्टल उड़ीसा का जो रीजन है ना इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कलिंग, ठीक है। अशोका फॉट वॉर टू कॉन्कर कलिंगा, ठीक है, अशोका ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, ठीक है। नाउ he was so horrified when he saw the violence and the bloodshed that he decided not to fight any war, देखिए जब युद्ध खत्म होता है तो वो देखता है कि बहुत खून खराबा हुआ इस जंग के दौरान, और वो ये डिसाइड करता है कि इस खून खराबे की जो वजह से, इस खून खराबे की वजह से बहुत ज्यादा दुख होता है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, इसके वजह से बहुत ज्यादा क्या होता है, दुख होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर देता है, वो डिसाइड करता है कि वो आगे से जंग नहीं लड़ेगा, ठीक है। ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप
हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। ये अकेला राजा था, ये दुनिया का अशोक जो है ये अकेला राजा है पूरी दुनिया का, जिसने जीतने के बाद, कलिंग को जीतने के बाद, बेसिकली किसी रीजन को जीतने के बाद युद्ध ही छोड़ दिया। ठीक है, नाउ अब देखिए अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है डिस्क्राइब, जिसमें वो डिस्क्राइब कर रहा है कलिंगा वॉर के बारे में, इसके ऊपर क्या लिखा गया। देखिए अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बनाए, इन्हीं एक इंस्क्रिप्शन में वो कलिंगा वॉर के बारे में क्या बता रहा है वो देखिए। ठीक है, दिस इज what Ashoka declared in one of his inscription। ठीक है, 8 years after becoming king I conquered Kalinga। देखिए राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग को कॉन्कर किया। ठीक है, नाउ अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड एंड मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड। देखिए लगभग 1.5 लाख लोगों को इसने कैप्चर किया और इसके अलावा 1 लाख लोगों को इसने मार दिया युद्ध के अंदर। कलिंग को जीतने के लिए जो इसने युद्ध लड़ा, उस युद्ध के अंदर इसने 1.5 लाख लोगों को कैप्चर किया और 1 लाख लोगों की इस युद्ध के दौरान मौत हो जाती है। ठीक है, दिस फिल्ड मी विद सॉरो व्हाई। देखिए इस युद्ध के खत्म होने के बाद उसके अंदर दुख की जो भावना है वो उत्पन्न होती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? इतना बड़ा इलाका उसने जीता, उसका इतना बड़ा ड्रीम था वो पूरा होता है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर दुख की जो भावना है वो उत्पन्न होती है। आखिर वो ऐसा, ऐसी जो भावना है उसके अंदर उत्पन्न क्यों होती है? ठीक है, व्हेनेवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर्ड, जब भी एक आजाद भूभाग को कैप्चर किया जाता है, ठीक है, तो लाखों लोग मरते हैं। ठीक है, एंड मैनी ऑफ देम टेकन एज अ प्रिजनर, और बहुत सारे लोगों को, उनमें से कुछ लाख लोगों में से बहुत सारे लोगों को प्रिजनर बना दिया जाता है। ठीक है, जिनमें ब्राह्मण्स होते हैं और मॉन्क्स की भी। जब युद्ध होता है और इंडिपेंडेंट राज्य को जीता जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। इसके अलावा जो ब्राह्मण्स और मॉन्क्स होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण्स और जो मॉन्क्स हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट डाई और लूज देयर लव्ड वन। देखिए जो लोग अपने अपने रिलेटिव्स के प्रति बहुत ज्यादा दयालु होते हैं, जिन लोगों का व्यवहार अपने लोगों के प्रति बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, जिन लोगों का व्यवहार अपने स्लेव्स के प्रति, अपने दासों के प्रति अच्छा होता है, अपने सर्वेंट्स के प्रति अच्छा होता है, ये लोग भी इस वॉर में मर जाते हैं और लोग जो है अपने लव्ड वंस को खो देते हैं वॉर में। ठीक है, नाउ दैट इज वाई आई एम सैड, इसीलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा, इसलिए वो क्या करता है, और धम्मा की जो नीति है इसको अपनाने की अब वो कोशिश करता है। एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट इज एज वेल, इसके अलावा वो धम्मा की नीति को अपनाएगा और अपनी प्रजा जो है उसको बताएगा धम्मा की नीति के बारे में। तो उसने युद्ध, उसके जो युद्ध छोड़ने का सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि वो बता रहा है कि किस तरीके से युद्ध के अंदर लाखों जाने जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, युद्ध को छोड़ रहा है। और वो कह रहा है कि युद्ध छोड़ने के बाद अब मैं धम्मा की जो नीति है, धम्म की जो नीति है इसको अपनाऊंगा और अपनी प्रजा के अंदर इस धम्म की नीति को फैलाऊंगा, इस धम्मा का जो मैसेज है इसको मैं अपनी जनता के अंदर फैलाऊंगा। ठीक है, नाउ आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर धम्मा इज मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू द फोर्स। देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर जो लाइन दी गई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहता है कि लोगों को डरा धमकाकर और फोर्सफुली लोगों को कॉन्कर करने से अच्छा है कि मैं उनको समझाऊं, उनको उनको प्यार से उनको समझाऊं ताकि वो इजीली समझ जाए। देखिए अगर आप किसी को भी डरा और धमकाकर समझाते हैं तो वो उतना अच्छे से नहीं समझ पाता, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को यही चीज प्यार से समझाते हैं तो वो इजीली समझ जाता है। देखिए आप जानते होंगे जैसे स्कूल्स में क्या होता है, कई बार जो टीचर होता है वो क्या करता है, कोई टीचर जो बहुत ज्यादा खड़ूस होता है, हम बहुत खड़ूस टीचर बोलते हैं, वो क्या करता है, जो गुस्सैल टीचर होता है वो क्या करता है, जब वो गुस्से से बोलता है तो बच्चों को उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन इसके ही मुकाबले अगर कोई प्यार से पढ़ाने वाला टीचर है तो उसकी जो बातें होती हैं वो बच्चों को ज्यादा आसानी से समझ आती हैं। ठीक है, आई एम स्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, सो माई ग्रैंड सन एंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट द वॉर। वो क्या करता है, इस मैसेज को इंस्क्रिप्ट करवाना चाहता है ताकि वो चाहता है ताकि उसकी जो आने वाली पीढ़ी है, उसका जो बेटा है, उसका जो ग्रैंड सन है वो भी युद्ध ना करे। ठीक है, नाउ हाउ डिड द कलिंगा वॉर ब्रिंग चेंज इन द अशोकास एटीट्यूड टुवर्ड्स द वॉर। ठीक है, अब अशोका के एटीट्यूड में किस तरीके से चेंज आया। अब देखिए यहाँ पे धम्मा वर्ड के बारे में बताया गया। जो धम्मा जो वर्ड है ना, ये प्राकृत वर्ड, जिसका मतलब संस्कृत में होता है धर्म। ठीक है, संस्कृत का वर्ड है धर्मा और इसको प्राकृत में कहते हैं हम धम्मा। ठीक है, मतलब एक तरीके से अशोक ने धर्म की नीति को अपनाया, मतलब वो धर्म की बातें अब करना शुरू कर चुका है। ठीक है, नाउ व्हाट वाज अशोकास धम्मा। अब अशोका का धम्मा है क्या? ठीक है, अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड। अशोका के धर्म धम्मा में ये नहीं है कि आप भगवान की पूजा करें, वर्शिप करें गॉड की,
और परफॉर्मेंस अ सैक्रिफाइस, ना ही आप क्या करें परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस की वो बात नहीं कर रहा है अपने धम्मा के अंदर। अपने धम्मा के अंदर ना ही वो जानवरों की बलि की बात कर रहा है, ना ही वो भगवान की पूजा की बात कर रहा है। He felt that just as a father tries to please his children, he had a duty to instruct his subject. He was also inspired by the teaching of Buddha. जिस प्रकार से एक पिता की ड्यूटी हो, जिस प्रकार से एक पिता का फर्ज होता है कि वो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे, उसी तरीके से वो कह रहा है कि मेरा फर्ज है कि मैं अपनी प्रजा को अच्छे संस्कार दो। बेसिकली उसकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। वो कहना क्या चाह रहा है, जिस तरीके से एक फादर जो है वो अपने बच्चे को अच्छा मैसेज देता है, अच्छे संस्कार देता है, उसी तरीके से मैं भी अपनी प्रजा को अच्छे संस्कार धम्मा के द्वारा देना चाहता हूँ। ठीक है, और जो अशोका है ना वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म से। यहाँ पर बताया गया है ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा। वो बुद्धा की जो टीचिंग है इससे इंस्पायर्ड था। ठीक है, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वर ट्रबल्ड। ठीक है, पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रीजन। देखिए जो अंपायर था, जो अशोका का अंपायर था, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं अंदर। देखिए हर सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। ठीक है, हर देश के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। तो अशोका के अंपायर के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो सारे लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, और इनके बीच देखिए अलग अलग रिलीजन को फॉलो करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब अलग अलग धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, तब कॉन्फ्लिक्ट जो है जो अराइज होता है। ठीक है, तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं जब साथ रहते हैं तो उनके आपस में होने वाले टकराव की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो इसे खत्म करना चाहता है। ठीक है, एंड समटाइम्स दैट कॉन्फ्लिक्ट एनिमल वर सैक्रिफाइस, कई बार लोग क्या करते हैं जानवरों की बलि देते हैं। ठीक है, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर ट्रीटेड इल। ठीक है, स्लेव और सर्वेंट को गलत तरीके से क्या जाता है, ट्रीट किया जाता है। ये उसके बेसिकली उसके अंपायर के अंदर ही सारी प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर्वेंट्स को गलत ट्रीट किया जाता है, सर्वेंट्स और जो स्लेव्स हैं इनको गलत ट्रीट किया जाता है, एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता है, जानवरों की बलि दी जाती है, दो धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, बिसाइड देयर वर क्वेरल्स इन द फैमिली। इसके अलावा क्या है, इसके साम्राज्य के अंदर और क्या बुराइयां हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, फैमिली आपस में लड़ रही है। इसके अलावा जो एक एक परिवार है वो दूसरे परिवार से लड़ रहा है, मतलब पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, नाउ अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। अशोका मानता है कि उसकी ड्यूटी है कि वो इन प्रॉब्लम्स को समाज के अंदर, उसके सोसाइटी के अंदर, उसके अंपायर की सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करे। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है धम्म महामाता, हु आल्सो वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट द धम्मा। ठीक है, जो ऑफिसर था धम्म महामाता जिसको कहा गया है यहाँ पर, ये क्या करता था एक जगह से दूसरी जगह जाता था और लोगों को टीचिंग देता था धम्मा की। ठीक है, बिसाइड Ashoka got his message inscribed on the rock and the pillars, instructing his official to read his message to those who could not read it themselves। ठीक है, देखिए अशोका ने बताया कि इसके अलावा अशोका ने क्या किया, इस मैसेज को पहुंचाने के लिए धम्म महामात्र का अपॉइंट किया, उसने ऑफिशियल को अपॉइंट किया। इसके अलावा उसने जो अपना मैसेज है धम्मा का उसको इंस्क्रिप्ट किया एक पिलर के अंदर और उसको अपने प्रजा के भी छोड़ दे, ताकि जो ऑफिशियल्स हैं जो लोग हैं इसको पढ़ सकें, और जो लोग नहीं पढ़ सकते उनके लिए क्या किया, धम्म महामंत्र जो ऑफिशियल था वो उनको पढ़कर ये मैसेज सुनाता था ताकि लोग क्या है धम्म के प्रति जागरूक हो सके। ठीक है, अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ धम्मा। देखिए अशोका ने जो धम्मा का जो आइडिया था इसको स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे जो मैसेंजर्स थे, ठीक है, यानी जो धर्म गुरु थे बेसिकली, इनको इसने दूसरी जगहों पर भी भेजा। कहां कहां भेजा इसने, सीरिया भेजा, इजिप्ट भेजा, ग्रीस भेजा, और इसके ने अपने खुद के सन को, ठीक है, नाउ एंड हिज सन महेंद्रा एंड डॉटर संगमित्रा, इसने अपने डॉटर अपने बेटे महेंद्रा को और अपनी डॉटर संगमित्रा को इसने कहां भेजा, श्रीलंका भेजा, ताकि ये किस चीज का प्रचार कर सके, वहां पर धम्मा का प्रचार कर सके। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया, प्रजा के भलाई के लिए इसने क्या किया, ही बिल्ट रोड्स, उसने कुएं खोदे। इसके अलावा ठीक है, बिल्ड रेस्ट हाउस, इसके अलावा विश्राम गृह भी उसने ओपन की, ताकि जो ट्रैवलर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो लोग क्या कर सके, जो ट्रेडर्स हैं वो लोग क्या कर सके, थकान को अपनी दूर कर सके, कहां पर, रेस्ट हाउसेज में। ठीक है, बिसाइड ही अरेंज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा उसने क्या करा कि अपनी प्रजा के लिए और जानवरों के लिए हॉस्पिटल्स बनाए ताकि उनका जो इलाज है वो आसानी से किया
जा सके। ठीक है, नाउ आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये है अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, यानी अशोका अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश देना चाहता है, अशोका ने अपनी प्रजा को क्या संदेश दिया वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इल। ठीक है, लोग क्या करते हैं जब भी बीमार पड़ते हैं, या जब भी लोगों की क्या होता है, जब भी लोगों के बच्चों की शादियां होती हैं, ठीक है, जब भी लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, और या जब भी वो जर्नी पर जाते हैं, जब भी वो किसी जर्नी पर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। अशोका कहता है कि जो रिचुअल्स हैं ये यूजफुल नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। देखिए, अशोका कहता है कि आप क्या करते हैं, आप घूमने जा रहे हैं, आपके घर में कोई भी जब आपके घर में कोई खुशी होती है तब आप क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई ना कोई रिचुअल जो है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। आप इससे बढ़िया है कि आप कुछ अदर प्रैक्टिसेस करें जिसका आपको अच्छा नतीजा मिल सके। ठीक है, नाउ अभी ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस हैं जिसका आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, जिनसे आपके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, जिससे आपके कैरेक्टर में अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, दीज आर बीइंग जेंटल विद द स्लेव्स एंड सर्वेंट। वो कहता है कि आप अपने स्लेव्स और सर्वेंट के साथ अच्छा व्यवहार करें। ठीक है, नाउ वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने स्लेव्स के साथ पहले अच्छा व्यवहार करें और उसके बाद आप कहीं जाकर इन सैक्रिफाइसेस के बारे में सोचें, आप इन रिचुअल्स के बारे में सोचें। इन रिचुअल्स को करने से अच्छा है कि आप अपने स्लेव और सर्वेंट्स की क्या करें, इनके प्रति आप क्या हो, दयालु हो, ईमानदार हो, इनके प्रति आप क्या हो, जेंटल हो। ठीक है, आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद द कंपैशन, आप सारे जीवों की, आपके आसपास जितने जीव रहते हैं बेसिकली, आप उनकी क्या करें, उन पर दया करें, उनके लिए उनके प्रति आप अच्छे रहें। ठीक है, नाउ गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, आप क्या करें, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को क्या करें, गिफ्ट दें। ठीक है, इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर। देखिए, ये सबसे गलत चीज है कि आप अपने रिलीजन का तो आप बढ़ावा कर रहे हैं, आप अपने रिलीजन की तो तारीफ कर रहे हैं, और दूसरे के रिलीजन की आप बुराई कर रहे हैं। मतलब आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको अपने रिलीजन की तारीफ तो करनी चाहिए, इसके अलावा दूसरे के रिलीजन की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने रिलीजन की तारीफ नहीं कर रहे हैं तो दूसरे के रिलीजन की बुराई भी ना करें। ठीक है, नाउ ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, आप सभी को एक दूसरे को क्या करना चाहिए, एक दूसरे के रिलीजन की इज्जत करनी चाहिए, मतलब दूसरे को एक दूसरे के रिलीजन के प्रति आप सभी को सम्मानदेह होना चाहिए। ठीक है, इफ वन प्राइसेस वंस ओन रिलीजन व्हाइल क्रिटिसाइजिंग अदर, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू इट्स ओन रिलीजन। देखिए, अगर आप अपने खुद के धर्म की तारीफ कर रहे हैं और दूसरे के धर्म की निंदा अगर आप कर रहे हैं, तो इसमें आप अपने धर्म की तारीफ नहीं कर रहे हैं, इसमें आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके धर्म के ही आप निंदा कर, मतलब ये उससे बड़ी निंदा है। आप अपने धर्म की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने जिस धर्म के आप खिलाफ बोल रहे हैं उससे बड़ी निंदा आप अपने धर्म की कर रहे हैं, जब आप ये बताते हैं कि आपका धर्म महान है और दूसरे का धर्म जो है वो महान नहीं है। ठीक है, देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट। इसलिए आप सभी को क्या करना चाहिए, दूसरे के रिलीजन के प्रति रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, आपको उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।